अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल इमरान खान के खिलाफ एक अहम केस का फैसला होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 2 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुनाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने 4 अगस्त को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और 19 सितंबर को फैसला महफूज किया था, जो कल सुनाया जाएगा। और इसके लिए इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान की जमात का कहना है और खुद इमरान खान का कहना है कि वो पूरा एतमाद है कि इस केस से कुछ नहीं निकलेगा। जो हुकूमत है इस वक्त, उनका एतमाद है कि इस केस में इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। कल देखते हैं इस हवाले से क्या फैसला आता है, क्योंकि दूसरी जानिब इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले ही इमरान खान और हुकूमत दोनों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इमरान खान के खिलाफ वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है। हुकूमत तो इमरान खान के 25 मई के लॉन्ग मार्च पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी करने और H9 पार्क की जगह जिना एवेन्यू पर अपना एहतजाज ले जाने पर अदालत ने 1 जून को 5 इदारों से 7 दिन में 7 सवालों के जवाब मांगे थे, जो उन इदारों ने जमा भी करा दिए थे। मगर फिर भी 1 जून के बाद अदालत में इस केस की समाअत ही नहीं हुई। हालांकि बेंच के एक जज जस्टिस याया आफरीदी ने तो इजाफी नोट में लिख दिया था कि इमरान खान ने बादी नजर में 25 मई के एहतजाज में अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की है और उनसे वजाहत मांगने के लिए अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। बहरहाल इस सब के बावजूद 4.5 माह तक सुप्रीम कोर्ट में यह केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और फिर हुकूमत की दरख्वास्त पर आज इस केस की समाअत हुई तो जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स देखने को मिले। तौहीन अदालत का मामला तो ऐसा लगता है कि पीछे रह गया और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अदालत के जरिए इमरान खान के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने में भी नाकाम हो जाएगी। आज की समाअत में जजेस ने अहम रिमार्क्स दिए हैं और अहम सवालात उठा दिए हैं। अदालत का बुनियादी सवाल है कि किसी वाक़े के होने से पहले उसको रोकने का हुक्म कैसे जारी कर दें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल हैं। आज की समाअत में दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल अशरफ अली ने कहा कि वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। अदालती हुक्म के बाद सिक्योरिटी इदारों ने खुद को रेड जोन तक महदूद किया। इसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से पथराव और जलाओ घेराव भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए दरख्वास्त दी थी। तहरीक इंसाफ ने इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी कराई थी, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दे दी। अदालत के हुक्म पर श्रीनगर हाईवे ग्राउंड के रास्ते खोल दिए गए थे और फिर मुजाहिरीन के रेड जोन की तरफ आने पर 25 मई की रात मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। अटॉर्नी जनरल ने 25 मई का अदालती फैसला पढ़कर सुनाया और मजीद दलाइल देते हुए कहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान बुकला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने एक दरख्वास्त दी थी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पुरअमन रहें। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने H9 के इलाके में इस्लामाबाद की इंतजामिया को एहतजाज के लिए जगह देने का कहा था, लेकिन फिर रेड जोन में पुलिस पर हमला किया गया और पुलिस के 31 एहलकार जख्मी किए गए। जब पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया तो इमरान खान जिना एवेन्यू पर मौजूद थे। इस हवाले से रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई, एजेंसियों ने बराह रास्त अदालत में जमा करवाई। इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुकालमा किया कि हम आपको रिपोर्ट मुहैया कर देंगे। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स पढ़ने की हिदायत की और रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स में बड़े ठोस जवाब दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि मुझे खौफ है कि इस्लामाबाद में दोबारा वही किस्त ना दोहराई जाए। इमरान खान जलसों में एहतजाज को जिहाद से तशबीह दे रहे हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। मुल्क एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों में जाकर लोगों को उकसा रहे हैं। एहतजाज करना हर किसी का बुनियादी हक है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करे। इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि अदालत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई, आप कह रहे हैं कि दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का प्लान है, मगर अभी तो फिलहाल तकरीरें हैं। आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं। शहर के इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात हुकूमत उठा सकती है। आप शहरी इलाकों में जहां ऐसी सूरत हाल है वहां इक़दामात करें। 25 मई को इमरान खान ने अगली सुबह लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। जब लोग हों तो फिर आपकी इस्तदा होनी चाहिए कि हुजूम को रोकें। अभी कोई हुजूम ही नहीं है। 25 मई को तो हमें बताया गया था कि डी चौक पर कोई धरना नहीं होगा। उस वक्त बराह रास्त सूरत हाल थी। क्या अभी कोई ऐसी सूरत हाल है? हम उस वक्त मुदाखलत करेंगे जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। अटॉर्नी जनरल अशरफ ने इस पर कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी उस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हुई थी। हुकूमत हर वो काम करेगी जो करना जरूरी होगा। तहरीक इंसाफ को हिदायत दी जाए कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना की जाए। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन से मुशावरत की और फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आप हमें उन वाक़यात का ऑर्डर जारी करने का कह रहे हैं जो हुए ही नहीं हैं।
जब कोई ठोस चीज़ होती है तो आगे बढ़ा जाता है। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि मौजूदा हालात मुनफरिद हैं, जो माजी में देखा वो आला मिसाल है। क्या आप सैलाब के पानी के दाखिल होने का इंतजार करेंगे? इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने सवाल किया कि सैलाब कहाँ है, क्या सैलाब बंद है या आ गया है? जब कोई सूरत हाल होगी और हमारी फौरी तवज्जो की जरूरत होगी तो हम छुट्टी वाले दिन भी मिलेंगे। अदालत तवाज़ुन कायम करती है, आइन की पासदारी करती है, मुल्क की क़यादत में से कोई भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। दूसरी सूरत हाल में इसके नताइज होंगे। हमारा सियासी किरदार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने इस मरहले पर कहा कि सियासी जंगें लड़ी जानी चाहिए, लेकिन गलियों में नहीं। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आप गलियों में जंग से बचना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। बुध तक कार्रवाई मुलतवी की जाती है, इस दौरान कुछ हुआ तो फौरी इकदाम करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत बुध 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत हुई, दूसरी तरफ इमरान खान ने आज एक बार फिर कहा है कि चंद दिनों में मार्च का ऐलान करने लगा हूं, और तीसरी तरफ मौजूदा हुकूमत के लिए MQM के 7 वोट फैसला कुन अहमियत के हामिल हैं। इमरान खान की हुकूमत भी MQM की अलहदगी के बाद गिर गई थी और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत से भी MQM नाराज है। MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुआहदे के बाद हुकूमत में शामिल हुई थी और अब उस मुआहदे पर अमल ना होने का शिकवा कर रही है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद खबर आई थी कि MQM ने आज राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अहम फैसले हो सकते हैं। लेकिन आज इस इजलास से पहले ही MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान ब्रेक थ्रू की खबर आ गई। दोनों जमातों के दरमियान आज अहम मुलाकात हुई है और इस वक्त MQM की राब्ता कमेटी का इजलास भी जारी है, जिसमें क्या अनाउंसमेंट आती है उस पर बात करने के लिए हमने MQM को भी दावत दी है। जैसे ही इजलास होता है हम कोशिश करेंगे उनका मौका भी मालूम करें। मगर आज मुलाकात हुई है, उसमें क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ? सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, MQM और दीगर इत्तेहादी अलहदा हुए थे, अब आपसे उनको शिकायत है, वो कह रहे हैं मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे हैं। आज कोई ब्रेक थ्रू हुआ है या ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है आप लोगों का मुलाकात में? शायद मैं पिछले कई दिनों से काफ़ी होपफुल था और हमारी कुछ मीटिंग्स पहले भी हुई थी और उन मीटिंग्स में भी मुझे बिल्कुल किसी मौके पे ये नहीं लगा कि शायद हालात इस नहज पे चले जाएं कि MQM बिल्कुल हमसे अलग हो जाए। और आज भी जो मीटिंग हुई है काफ़ी हौसला अफजा थी और बहुत सारे इश्यूज़ पर हमारा इत्तफाक हो गया है और इंशाल्लाह कल परसों तक उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब MQM का अपना एक तरीक़ेकार है फैसले करने का, उनकी राब्ता कमेटी है, उसका इजलास हो रहा है, अब देखें उसमें वो क्या फैसला करके सामने आते हैं। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि जो चीज़ें आज हमने तय की हैं वो इतनी हैं कि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद आपकी किस बात पर? उम्मीद उस बात पर होती है कि मामला तय पा गए हों कि जी इस तरह होगा, इस टाइमलाइन के तहत होगा और फिर अच्छे माहौल में मीटिंग ख़त्म होती है। तो ऐसा ही हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है? कुछ तय पा गया, टाइमलाइन के साथ तय पा गया कि ये होगा और इस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें तो तय पा गई हैं और उस पर हम कुछ आगे भी बढ़ चुके हैं और एक आध दिन में वो चीज़ें सामने आ जाएंगी सबके। इसमें देखिए, मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, जब ये सारा तय भी हुआ था, आपसे भी शायद बात हुई थी आपके शो पे भी, कि MQM ने उस वक्त भी जो डिमांड्स की थी वो डिमांड्स कोई ऐसी नहीं थी जिस पे हमें कोई बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत रिव्यू में नहीं गई, इसका मतलब है कि हमने उस फैसले को तस्लीम कर लिया। MQM ये कह रही है कि जी उस फैसले पर अमल कीजिए। अब उनका नुक्ता नज़र किसी चीज़ पे मुख्तलिफ है, हमारा किसी पे मुख्तलिफ है, लेकिन बुनियादी तौर पर सूबा सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं था और इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारी आगे बढ़ी हैं। पिछले 5-6 महीने में अगर कहीं थोड़ा बहुत इशू रहा तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन MQM का ख्याल था कि नहीं, पहले ये काम होना चाहिए, बाद में भी ये करेंगे। इसलिए कुछ सीक्वेंस आप समझ कह सकते हैं कि जी चीज़ों का आगे पीछे हुआ है और वो भी हम बिल्कुल अब तय कर चुके हैं कि क्या चीज़ होनी है और किसके बाद क्या होनी है। और जो इशूज़ अभी रह गए हैं उस पर भी हमने ये बात की है कि उन पर बातचीत हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उसका भी कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। और जिस नोट पर मीटिंग एंड हुई है उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि MQM हुकूमत से निकलने का फैसला कर सकती है? देखिए, अब ये फैसला तो मैंने कहा ना कि MQM का एक तरीका है और राब्ता कमेटी उनका फैसला करती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज की मीटिंग जिस नुक्ते पर ख़त्म हुई है उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि वो कोई ऐसा फैसला कर सके। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आपको पता है आखिर तक पता नहीं चल रहा था इमरान खान साहब की हुकूमत को भी कि इत्तेहादी जाएंगे कहाँ, मगर फिर उन्हें नज़र आया कि इत्तेहादी तो चले गए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी आसरे में रह जाएँ और इत्तेहादी निकल जाएँ, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी हो जाए और मामला भी आपके तमाम हो जाए। देखिए शाहज़ेब, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई ख़तरा है, इसलिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ख़ुद ज़ाती तौर पे तमाम कोलिशन पार्टनर्स के साथ
राब्ता रखते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि किसी को कोई शिकायत है तो उसको रफ़ा करने के लिए बर वक्त ख़ुद मुदाखलत भी करते हैं। और कोई इस वक्त ऐसा इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो मेक और ब्रेक हो, कि जिसके ऊपर हम ये समझें कि बहुत कोई ख़तरा है हुकूमत के लिए। एक कोलेशन है, 10 जमातों की है, और इसकी स्ट्रेंथ भी होती है और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, चूँकि सबको आपको साथ लेके चलना पड़ता है, और बसा औक़ात आप यकीनन सबकी सारे मुतालबात पूरे नहीं कर सकते। इस वक्त वसाइल का भी इशू है। आप लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था ना, बट लेकिन वज़ीर आज़म से जो लास्ट मुलाकात हुई उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हैं कि एमकेएम आपके साथ ही खड़ी रहेगी? जी, जैसे मैंने कहा कि मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ, और मैं कोई ऐसा ख़तरा नहीं समझता कि कोई एक ऐसी बात हो या इतना बड़ा चैलेंज हो कि जिसके ऊपर एमक्यूएम भी हुकूमत छोड़ने पे मजबूर हो। हम सब इसके लिए बहुत चौकस हैं, और हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप है उनके साथ, और उनकी अगर कोई शिकायत होगी उसे रफ़ा करने के लिए हम भी अपना किरदार अदा करेंगे, पीपल्स पार्टी भी अपना किरदार अदा करेगी। इस कोलिशन के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और हमने एक चैलेंज के तौर पे ये ज़िम्मेदारी कबूल की हुई है, और कोलिशन का हर पार्टनर समझता है कि उसका एक रोल है। इस मौके पर डिस्टेबलाइजेशन करके हम मुल्क के लिए बहरान तो नहीं पैदा कर सकते। और जो इमरान खान साहब की कोलिशन थी, उसके अंदर तो ख़ुद इमरान खान साहब का रवैया बहुत बड़ा ज़रिया था। उनकी जो एरोगेंस थी, उनकी जो एक अनापरस्ती थी, तो उनके तमाम हलीफ तो उसकी वजह से उनसे नाला हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ये हुआ ना कि इमरान खान साहब तो एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट से अपने इत्तेहादियों को मैनेज कराते थे, खुद भी एतराफ़ कर रहे हैं कि कॉल करते थे। जब एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज करना छोड़ा तो आखिर में उन्होंने दौरे उनको करने पड़े, मगर फिर बात बन नहीं पाई थी। तो जब कॉल आना बंद हो जाती है, तो हमने देखा है कि एमकेएम के मामला किस तरीके से जाते हैं, तो कॉल ना आने पर भी मुनासिर होता है। तो आपके दीगर सारे मामला ठीक हैं कि जिसकी वजह से आपको खतरा ना हो, आप सिर्फ एमकेएम की बातों को फेस वैल्यू पर ले रहे हो? शाहजेब, यही फ़र्क है कि इमरान खान साहब गालिबन एजेंसियों से अपने कोलिशन पार्टनर्स को मैनेज करते थे, शहबाज शरीफ साहब कोलिशन को ख़ुद मैनेज करते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि वो हर वक्त चौकस रहते हैं कि अगर किसी को कोई गिला शिकवा हो वो ख़ुद मुदाखलत करते हैं। तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बहुत अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ मुलव्वस हो, उनके साथ इंगेज्ड हो, मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आता कि एमक्यूएम हुकूमत छोड़ देगी। मगर जो दूसरा खतरा है, आज आप लोग शिकायत हैं, हम उनका इजाला करेंगे। आज आप गए थे कंटेम्प्ट का मामला इमरान खान साहब के खिलाफ उठाने, वजारत दाखिला ने रुजू किया था, और ज़ाहिर है फिर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि 25 मई के वाक़यात को देखते हुए, जिसमें इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पासदारी नहीं की, अहकामात जारी किए जाएं। मगर अदालत ने कहा जब वाक़या होगा तो फिर देखा जाएगा। तो आपकी ये कोशिश भी नाकाम होती नज़र आ रही है। इमरान खान साहब आएंगे, वो आज फिर कह रहे हैं कि वो आएंगे, तो आपकी हुकूमत के लिए ख़तरा उस एंड से भी मौजूद है? देखिए, हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है। इमरान खान साहब का अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको याद है कि जब हम 2013 में हुकूमत में आए थे, उसके बाद हमने CPEC का मुआहदा किया, और फिर चीन के सदर का जब दौरा तय हुआ तो इमरान खान साहब के धरने से इमरान खान साहब ने उस दौरे को सैबोताज किया, जिससे कि वो दौरा कई माह के लिए मौखर हुआ और CPEC मुतासर हुआ। अब फिर 27 तारीख को CPEC की 11वीं JCC मीटिंग मुतवक्के है, और नवंबर के अवाइल में वज़ीर आज़म का दौरा चीन भी मुतवक्के है। तो इस हवाले से ये एक मानी खेज़ बात है कि इमरान खान साहब जो धरने और लश्कर कशी की बात कर रहे हैं, क्या एक दफ़ा फिर ये CPEC के ऊपर धरना करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद पे धरना नहीं है, ये CPEC को एक दफ़ा फिर सैबोताज करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी CPEC को तबाह किया था। बयानी की हद तक तो ये दुरुस्त है, मगर आपको पता है ना कि नवंबर में जो शहबाज शरीफ साहब है उनके चाइना में का दौरा हो या दिसंबर में, उसकी वजह से नहीं है, नवंबर में एक तैनाती होनी है, उसकी वजह से ये सारा मामला है। अब शायद खान अब्बासी साहब बार बार कह रहे हैं मामला शुरू करें, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी 4-5 दिन में शुरू हो जाएगा। आप इस इशू को सेटल कर नहीं रहे हैं। जब तूफान आ जाएगा तो उसके बाद आप सेटल करेंगे, जब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान साहब लेजिटिमेसी पे सवालात उठा रहे होंगे, इस्लामाबाद पहुंच गए होंगे। देखिए, जो भी आइन और कानून और इंतज़ामी तकाज़ा है उसके मुताबिक एक रूटीन के अंदर ये तकर्री हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब इस तकर्री को, जो पाकिस्तान के एक बहुत हसास और सलामती के इदारे से मुतल्लिक है, कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज़ करना चाहते हैं। हमें इसको मीडिया की जीनत नहीं बनाना चाहिए। रूटीन के अंदर एक दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा कि वज़ीर आज़म ने क्या फ़ैसला किया है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर ज़्यादा हमें बहस नहीं करनी चाहिए। ये बात अब तकरीबन तय हो गई है। जैसे आपने भी कहा कि चाहे वो CPEC पे हमला था
या नवंबर की किसी तकर्री पर हमला था। इमरान खान साहब ने जो पिछले 3 माह से एक कैंपेन चलाई, वो उनका तीर जो है निशाने पे नहीं लग सका। अब यह है कि अगला इलेक्शन अक्टूबर 2023 तक होगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या 8-10 महीने इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे, क्या रोज़ाना वो लेफ्ट राइट करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, या वो क्या करेंगे। 5 महीने तो उन्होंने बरकरार रख लिया है। 2011 में भी 5 महीनों ने बरकरार रख लिया है। ज़रा आपको शुरू में लगता होगा कि ये अभी निकले हैं, लोग निकले हैं, मगर 5 महीने बरकरार उन्होंने रख लिया है। तो आपको क्यों लगता है कि अगले 7-8 महीने नहीं बरकरार रख पाएंगे? देखिए, ये बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने 2011 में भी यही गलती की थी कि 2013 का इलेक्शन था तो ये 2011 में पीक कर गए थे, और जब इलेक्शन आया था तो इनका टेम्पो जो है उस वक्त बिल्कुल नीचे आ चुका था। तो सियासत में हमने भी देखा है कि, और हमेशा ये होता है कि अगर आप किसी टूर्नामेंट को भी खेलें, इमरान खान साहब से बेहतर कौन जानता है कि आप जब प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप इस तरह करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट पे जाके पीक करे। लेकिन अगर आप टूर्नामेंट से पहले ही पीक कर जाएं तो जब मुकाबला होता है तब आप अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर होते हैं। तो खान साहब ने अगर अपने आप को थकाना शुरू किया हुआ है तो बिस्मिल्लाह। मतलब हो सकता है ना कि खान साहब को लग रहा हो कि फाइनल होने जा रहा है और आपको लग रहा हो कि अभी तो राउंड मैचेस चल रहे हैं, मगर क्या पता नवंबर की तकरीरी को देखते हुए फाइनल ही होने जा रहा हो और आपको पता ना हो। आपको लग रहा हो ये तो राउंड मैचेस खेल रहे हैं और फाइनल की नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं हम सब बाखबर हैं। 2 सूबे आपके अमलन 6 से 8 महीने वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता। जनरल इलेक्शन जो है ये मियाँ वाली के ज़िला काउंसिल का तो नहीं है, पूरे मुल्क में होना है। इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत सैलाब से मुतासर है, तबाह हुई है। आप अगर इस वक्त इलेक्शन का उनसे नाम लेंगे तो वो आपसे झगड़ा करेंगे कि आप हमें बताएं कि हमारा मकान कैसे बनेगा, आप हमारी क्या मदद करेंगे। तो इसलिए 6-8 महीने तो कोई सवाल ही नहीं है। और इसके बाद बहुत शुक्रिया सनी इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान जब से इख्तिदार से बाहर आए हैं तब से अपनी साबका हुकूमत की सारी अच्छाइयां अपने खाते में और सारी बुराइयां इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं। हुकूमत की बुरी कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी वो इस्टेब्लिशमेंट पर डालकर कह रहे हैं कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। इमरान खान अपने एहतसाब के बयानिए में नाकामी का बोझ भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। जिस नैब के जरिए 4.25 साल सियासी मकासद हासिल किए, उसकी कार्रवाइयों का क्रेडिट लेते रहे, उस नैब पर आज अपना कंट्रोल ना होने का बयानिया बना रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि नैब मेरे हाथ में नहीं थी, नैब को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही थी। सवाल यह है कि बकौल इमरान खान नैब अगर उनके कंट्रोल में नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था, वो उनकी बात नहीं सुनते थे, तो इमरान खान के दौर में नैब की कार्रवाइयों का फ़ायदा बराह रास्त इमरान खान को क्यों हो रहा था? खुद इमरान खान के और उनकी जमात की या इत्तेहादियों के सारे केसेस ख़त्म कैसे हो रहे थे? उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों रुकी हुई थी? सिर्फ अपोजिशन क्यों नैब का टारगेट बनी हुई थी? इमरान खान के सियासी मुखालफिन को किसके कहने पर जेलों में डाला जा रहा था? शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं से इस्टेब्लिशमेंट को मसला था या इमरान खान को मसला था? उन्हें क्यों नैब ने गिरफ्तार किया और इमरान खान के वुज़रा को कैसे पता चल जाता था कि अब कौन गिरफ्तार होने वाला है? खुद इमरान खान क्यों नैब की गिरफ्तारियों का क्रेडिट लेते थे? सबसे अहम बात यह है कि नैब अगर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था तो फिर उसके मुतनाज़े तरीन चेयरमैन को इमरान खान की अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी क्यों दी गई, जैसे काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती समेत कई मामलात की तरह इमरान खान नैब की कार्रवाइयों को भी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं, उसकी नाकामियों को भी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं। मगर देखिए इमरान खान नैब की कारकर्दगी का बतौर वजीर आज़म कैसे क्रेडिट लेते थे। नैब ने अपने 18 सालों में हमारे आने से पहले पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। आज इमरान खान कह रहे हैं कि बड़े लोगों के खिलाफ हाथ नहीं डाला क्योंकि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। पहले क्रेडिट लेते थे वो रिकवरीज जिनका कोई सबूत नहीं है, उनका भी क्रेडिट लेते थे क्योंकि नैब दावा कर देता था और इमरान खान उसे सही मान लेते थे। बल्कि इमरान खान नैब की गिरफ्तारियों का क्रेडिट भी लेते रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी को नैब ने गिरफ्तार किया तो इमरान खान ने अमेरिका में तकरीर करके उसका क्रेडिट लिया। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। इमरान खान के वज़रा गिरफ्तारियों की पेशगोई करते और बताते कि नैब में उन्होंने क्या क्या शवाहिद देखे हैं। मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ। नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? सर आप क्या समझते हैं कि
काफी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए। अभी तो हम बहुत सारी चीजें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी LNG की। मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया? आपने कैसे देख ली? आपने कैसे देख ली भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। कितनी गलत बात की आपने। पूछे, नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। फिर एक एक करके ख्वाजा आसिफ समेत अपोजिशन की तकरीबन तमाम क़यादत की गिरफ्तारी कराई गई। उन्हें नैब के केसेस में जेलों में डाला गया और इमरान खान क्रेडिट लेते रहे। फिर यह बात सिर्फ अपोजिशन तक महदूद नहीं रही, बल्कि हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से जब भी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी या महंगाई या कानून की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई तो हुकूमत ने कार्रवाई करने के बजाय नैब के जरिए उन्हीं को धमकाना शुरू कर दिया। तकरीर जब की महंगाई के खिलाफ तो मैंने एहतसाब, मैंने भी नैब में, मुझे वो चिट मुझे बाद में पर मेरी बेटी का नाम भी था, मेरे बच्चों का नाम भी था, मेरी बहनों का नाम भी था। जब आपने तनकीद की तो आपके पीछे नैब को लगा दिया। मुझ पे नैब लगा गया था। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में काफ लीग जब इस कशमकश का शिकार थी कि इमरान खान का साथ दें या उस वक्त की अपोजिशन का साथ दें, तो परवेज इलाही ने धमकियां मिलने का दावा किया और इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने नैब से कहा कि मोनी इस्लाही को पकड़ लो। चौधरी बिरादरान का इस्टेब्लिशमेंट से क्या इख्तलाफ हो सकता है? नैब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चौधरी बिरादरान के खिलाफ ये कर रहा था, ये इमरान खान के कहने पर कर रहा था। इसके अलावा साबिक DG बशीर मेमन ने दावा किया कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इमरान खान ने उन्हें नैब की तरह वफादारी न करने का ताना दिया। उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो उन्होंने मुझे कहा था, तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। दूसरी तरफ जो इमरान खान का साथ दे रहा होता था वो नैब की गिरफ्त से बाहर हो जाता था। मुतादिद हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों के खिलाफ नैब के केसेस में कोई पेशरफ नहीं होती थी, बल्कि खुद इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस समेत कई केसेस तो ख़त्म ही कर दिए गए। मालम जब्बा केस में खुद चेयरमैन नैब ने न सिर्फ रेफरेंस तैयार होने का दावा किया, बल्कि उन्होंने परवेज़ खटक की गिरफ्तारी की भी बात की। 16 और 17 मई 2019 को कॉलम निगार जावेद चौधरी ने उस वक्त के चेयरमैन नैब से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल अपने कॉलम में लिखा था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने जावेद चौधरी को बताया कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर एवान के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी जाए। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि परवेज़ खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। इसका रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज़ खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। इसके अलावा इस गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर भी बात की और कहा कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। चेयरमैन नैब की तैयबा गुल को हिरासां करने की वीडियो इमरान खान के हाथ लग गई और जावेद चौधरी से चेयरमैन नैब की इस गुफ्तगू के 6 दिन बाद इमरान खान के मामले खुसूसी के चैनल पर चला दी गई और चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होना शुरू हो गए। फिर ये तमाम केसेस एक एक करके बंद कर दिए गए या कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई। मालम जब्बा केस की 3.5 साल तक नैब तहकीकात करता रहा और फिर गुज़िश्ता साल जुलाई में नैब ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म का सहारा लेकर तहकीकात बंद कर दी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट को वजाहत देनी पड़ी कि हमने तो नैब को इंक्वायरी जारी रखने की हिदायत की थी, लेकिन नैब ने अदालती अहकामात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल रेफरेंस ही खत्म कर दिया। यानी अदालत ने कहा कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाएं, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मजीद जारी ना रखने की हिदायत की है। यानी कहा कुछ गया था और किया कुछ गया। तो क्या ये काम इस्टेब्लिशमेंट नैब से करा रही थी या इमरान खान ने कराया था? इसके अलावा इमरान खान की इत्तेहादी काफ लीग जब नाराज़ हुई तो पहले नैब ने उनके केसेस में पेशरफ्त का ऐलान किया, मगर फिर चौधरी बिरादरान के नैब के तीनों केसेस एक एक करके बंद कर दिए गए। जब इमरान खान को चौधरी बिरादरान की ज़रूरत पड़ती और चौधरी बिरादरान नाराज़ हो जाते तो उन्हें मनाने के लिए उनका एक केस ख़त्म हो जाता। ये सिलसिला चलता रहा। नैब पर यकतरफा एहतसाब का मुसलसल इल्ज़ाम लगता रहा। फिर एक मौके पर खुद साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दावा किया कि हवाओं का रुख बदल रहा है। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं तरदीद करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि हवाओं का रुख बदलता है। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। मगर इस बयान के ठीक 2 हफ्ते के बाद 9 दिसंबर 2019 को चेयरमैन नैब अपने इस बयान से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों में हवाओं का रुख बदलने वाला बयान मजबूरी में दिया था। हमेशा ये कहा जाता रहा नैब का रुख तो एक तरफ है, इसलिए पिछली मरतबा मुझे मजबूरन कहना पड़ा हवाओं का रुख बदलने लगा है। लेकिन एक तरफ 30-35 साल का दौर, एक तरफ 12-14 महीने का दौर, तो मतलब आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल जिस वीडियो की वजह से इमरान खान के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे
उसकी भी एक बड़ी दास्तान है। ये वीडियो जस्टिस जावेद इकबाल के पास शिकायत लेकर आने वाली तैयबा गुल नामी खातून की थी, जिन्हें जस्टिस जावेद इकबाल ने मुबैना तौर पर हिरासां किया, उन्हें ब्लैकमेल किया, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए और उन्हें अपने ऑफिस बुलाते रहे। इस दौरान मुतासरा खातून ने जावेद इकबाल की हिरासानी से तंग आकर वीडियो बना ली और जावेद इकबाल को बेनकाब करने की कोशिश की और इसकी शिकायत खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्टल पर की। मगर जब मुतासरा खातून यानी तैयबा गुल ने अपनी शिकायत वज़ीर आज़म के शिकायती पोर्टल में पहुंचाई तो बजाय इसके कि जावेद इकबाल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, उल्टा तैयबा गुल की वीडियो को इस्तेमाल करके जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जाने लगा। इस वीडियो के जरिए इमरान खान की हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल करके वो सब हासिल किया जिसकी तफसीलात अभी हमने आपके सामने रखी हैं। खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में इमरान खान, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और उनके मुआविन खुसूसी पर संगीन इल्जामात लगाए और ये भी कहा कि 45 दिन तक उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आजम खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। हद तो यह है कि इस पूरे तनाज़े के बावजूद जब गुज़िश्ता साल तारीख के मुतनाज़े तरीन चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट का वक्त आया तो इमरान खान सदर आरिफ अलवी के ज़रिए सदारती ऑर्डिनेंस ले आए और उन्हें तौसीह दिलवा दी। तो सवाल यह है क्या ये भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुआ था? और अगर इमरान खान कठपुतली की तरह ये सब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रहे थे तो एहतसाब की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट? मगर इमरान खान के एहतसाब की नाकामी सिर्फ नैब की हद तक महदूद नहीं है। इमरान खान ने माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कर्ज़ों में बेपनाह इजाफा किया, फिर उन्होंने जून 2019 में अपनी ज़ेरे निगरानी तहकीकात के लिए आला सतह का एक डेट कमीशन बनाने का ऐलान किया। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ, अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक्तदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर फिर इमरान खान इस ऐलान के बाद तकरीबन 3 साल तक हुकूमत में रहे लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, बल्कि उल्टा इमरान खान ने माजी की हुकूमतों के मुकाबले में अपने पौने 4 साला दौर में सबसे ज़्यादा कर्जा ले लिया। जितना कर्जा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में लिया उससे ज़्यादा कर्जा इमरान खान ने पौने 4 साल में ले लिया। इसी तरह इमरान खान ने नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत पर सड़कों के महंगे प्रोजेक्ट्स तामीर करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मैंने FIA और अपनी टीम को तहकीकात पर लगाया हुआ है। सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए। आपको सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो तो सारा तो वेबसाइट पे है। मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें, कौम के सामने लेके आए कौन जिम्मेदार है, किसने इतना ज्यादा पैसा बनाया है। मगर इन तहकीकात का भी कोई नतीजा सामने नहीं आया था। इसके अलावा हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत ने बिजली के महंगे कारखाने लगाए हैं और उस वक्त के वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी ने पावर प्लांट्स के फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है। मगर ये फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट कहाँ है, उसमें क्या बातें सामने आई, आज तक कुछ सामने नहीं आ सका। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने ऑरेंज लाइन मंसूबे की तहकीकात और फॉरेंसिक ऑडिट का भी ऐलान किया। हो गए आपको कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? ये CPAC का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये CPAC का हिस्सा है। माजरत के साथ आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि CPAC ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किक बैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किक बैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये CPAC का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किक बैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी। इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा। इसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पहले दौर में एहतसाब कमीशन बनाने का ऐलान किया और फिर ये भी कहा कि जब वो मरकज़ में आएंगे तो ऐसा ही एहतसाब कमीशन बनाएंगे। मगर जब इसी एहतसाब कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक पर सवालात उठाए तो कमीशन के सरबराह को ही ओहदे से हटा दिया गया और फिर एहतसाब कमीशन को भी बंद कर दिया गया। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि यह कमीशन किसी काम का नहीं था, अच्छा हुआ बंद कर दिया।
जिन खान बात कर रहे हैं उन खान साहब की अगर माजी करीब की सारी तारीख देखें तो बड़े बड़े केसेस, इतने बड़े बड़े मामलात आए हैं, उस पर वो खामोश हैं, अपने साथियों की केसेस पर खामोश हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खामोश हैं, पेशावर मेट्रो पर वो खामोश हैं। दूसरा, जब एहतसाब कमीशन आपने बनाया, उन्होंने आवाज़ उठाई उसके सरबराह ने, तो एहतसाब कमीशन भी बंद हो गया, सरबराह को भी जाना पड़ा। तो जिन खान साहब को जानते हैं उनकी रिवायत तो ये है कि वो एहतसाब कमीशन जो बड़ी उम्मीदों से कायम किया गया था वो किसी काम का नहीं था, और मेरे ख्याल से ये अच्छा फैसला था कि उसको ख़त्म किया गया। आपने कहा कि वो एहतसाब कमीशन किसी काम का नहीं था, अच्छा वो बंद हो गया। तो आप लोगों ने पूरी कौम को बताया कि जैसा हमने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन बनाया है, पूरे मुल्क में ऐसा बनाएंगे, करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए, उसके बाद उसको बंद कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि अच्छा वो बंद कर दिया, वो किसी काम का नहीं था। तो वो किसी काम का नहीं था या जिन्होंने बनाया वो किसी काम के नहीं है? सर देखें, एक इंसान की ख्वाहिश होती है, इदारे बनते हैं, कुछ इदारे चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बनाने वाले ठीक नहीं होते हैं, बनाने वालों की नीयत साफ होती है। हम खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब कमीशन खुद बनाया, पूरी कौम को ये बताकर बनाया कि हम साबित करेंगे कि एहतसाब कैसे होता है, करोड़ों का खर्चा किया और बगैर कुछ रिकवर किए बंद कर दिया। तो क्या ये सब भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया? यानी इमरान खान सियासी मुखालफिन पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो ना नैब ने साबित किए, ना खुद इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में अपनी सरबराही में कराई गई इंक्वायरीज़ में कुछ साबित कर पाए। आला अदालतों ने केसेस के मेरिट्स पर सवालात उठाए, एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया, और अब इमरान खान अपनी तमाम तर गलतियों और नाकामियों को इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं। हम एक शामिल करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुतालिक ऑडियो लीक्स का सिलसिला फिलहाल रुक गया है। इस हवाले से हुकूमत तहकीकात का ऐलान कर चुकी है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ऑडियो लीक्स में कोई अंदरूनी या बैरूनी एजेंसी मुलविस नहीं है, इसमें लोग इनफरादी तौर पर मुलविस हैं और ये मामला हल हो चुका है। मगर आज इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, जहाँ उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि इन ममनुआ कामों, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गैर कानूनी निगरानी और निगरानी से इकट्ठा किए गए डेटा को रिलीज़ करने, खासतौर पर ऑडियो लीक्स को गैर आईनी और कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। दरख्वास्त के मुताबिक एक GIT या कमीशन बनाया जाए जो गैर कानूनी निगरानी, रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग से इकट्ठी की गई मालूमात को अपनी तहवील में रखने और उसको रिलीज़ करने के हवाले से तफसीली तहकीकात का आगाज़ करे, जिसका मकसद इन ऑडियो लीक्स की सदाकत, इनकी निशानदही और इस गैर कानूनी निगरानी की इजाज़त देने वाले और उस पर अमल दरामद करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए अहकाम जारी किए जाएँ, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि GIT या कमीशन अपना काम तसल्ली बख्श अंदाज में करे और गैर कानूनी निगरानी हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, जबकि निगरानी से हासिल की गई मालूमात की निशानदही करके उसे हासिल करके ज़ाया कर दिया जाए और मुल्ज़िमान के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई भी की जाए। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा की गई है कि अदालत हुकूमत मुतल्लिका एजेंसियों और हुकाम को हिदायत जारी करे कि वो निगरानी से हासिल की गई किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात की रिलीज़, इशाअत, फैलाव और इसकी शेयरिंग और नशरियात समेत ऑडियो लीक्स के मज़ीद इस्तेमाल को रोकें। इस दरख्वास्त में इमरान खान ने वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत IT, वज़ारत इत्तलात, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA और पेमरा को भी फरीक बनाया है। यानी एक तरफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं, जबकि इससे पहले इमरान खान ना सिर्फ इन ऑडियोज़ की सदाकत का दावा कर रहे थे, बल्कि PTI ने इन्हीं ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर 2 दिन पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया है। क्योंकि पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक मुबैयन ऑडियो सामने आई थी, जिसमें शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक से PTI के मखसूस इस्तीफे कबूल करने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब उस ऑडियो में कहीं भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी या उनकी किसी भी किस्म की शमूलियत का जिक्र नहीं था, लेकिन इसी ऑडियो की बुनियाद पर PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है और मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लंदन से नवाज शरीफ की हिदायत पर PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल किए, जो कि आइन के खिलाफ है। यानी एक तरफ इमरान खान ऑडियो टैपिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और इनकी सदाकत पर भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान का मुसलसल ये रवैया रहा है कि जो उनके मुखालफिन के खिलाफ है वो गलत भी है तो दुरुस्त है, और जब वही कुछ खुद उनके अपने खिलाफ हो तो फिर वो गलत है। ऑडियो लीक्स के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान फ़ोन टैपिंग या वज़ीर-ए-आज़म की मालूमात रखने पर एजेंसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं, मगर जब वो खुद वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो इसी एजेंसीज़ के काम की तारीफ़ करते। और अब आम बात यह है कि इमरान खान अपनी मुबैना ऑडियो लीक होने के बाद बयानियाँ बना रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होना कौमी सलामती पर हमला है, सिक्योरिटी का मसला है, ये टैपिंग नहीं होनी चाहिए। मगर जब कुछ दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौजूदा काबीना अरकान की ऑडियोज़ लीक हुई थी तो खुद इमरान खान उन ऑडियोज़ पर सियासत कर रहे थे और अपने जलसों में बयानियाँ बना रहे थे। अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। अपने दमाद का फायदा करवाने के लिए
हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। सिर्फ यही नहीं, वो आइंदा आने वाली मुमकिन ऑडियोज का बताकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी बयानियां बना रहे थे जो अब तक नहीं आई। ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। मगर अब जब इमरान खान की अपनी ऑडियोज लीक हुई हैं तो इमरान खान इसे संगीन कौमी सलामती का मसला करार दे रहे हैं, एजेंसीज पर तनकीद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मगर इन्हीं ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी चले गए हैं और वहाँ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा भी कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।